कवाई लेनर्ड मतलब बास्केटबॉल का एक एब्सोल्यूट मशीन, एनबीए का टर्मिनेटर। जब से कवाई लेनर्ड एनबीए में आया है तब से उसने अपने ऑल अराउंड गेम से सभी का दिल जीत लिया है। कवाई जितना ऑन द कोर्ट हंगामा करता है उतना ही वो ऑफ द कोर्ट बहुत ही शांत इंसान है। लॉस एंजलिस में बास्केटबॉल की एबीसीडी सीखने से लेके 2 टाइम एनबीए चैंपियन बनने का कवाई का सफर काफी इंस्पिरेशनल रहा है और मैंने कवाई के इसी अब तक के कहानी के ऊपर 2 पार्ट की सीरीज बनाई है। आज के पहले पार्ट में उसके हाई स्कूल के दिनों से लेके उसके पहले एनबीए टाइटल तक के स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सो देर किस बात की, चलो जानते हैं कवाई यानी एनबीए के टर्मिनेटर के बारे में। कवाई का बचपन लॉस एंजलिस में गुजरा था। उससे बचपन में एक्चुअली बास्केटबॉल से ज्यादा अमेरिकन फुटबॉल में दिलचस्पी थी, मगर हाई स्कूल में आने पर कवाई थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेलने लगा, बट वो कोई अच्छा प्लेयर नहीं था। मार्टिन ल्यूथर किंग हाई स्कूल से उसने जूनियर ईयर में यानी 3rd ईयर में पहली बार बास्केटबॉल को सीरियसली लिया था। इसी जूनियर ईयर में कवाई ने मार्टिन ल्यूथर किंग के हाई स्कूल के टीम के लिए ही कुछ बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिए और वो लॉस एंजलिस बास्केटबॉल सर्किट में एक होनहार प्लेयर के तौर पे उभर के आने लग गया। एज ए टीनेजर कवाई की पर्सनालिटी तभी काफी हैप्पी गो लकी, फनी, नॉटी किस्म की थी और अपने फ्रेंड सर्कल में वो हमेशा पॉपुलर रहा था। बट जनवरी 2008 में कवाई के जिंदगी में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसके बाद उसकी पर्सनैलिटी ही बदल गई। कवाई के पिता मार्क लेनर्ड का लॉस एंजलिस के ही कॉम्पटन एरिया में एक कार वॉश था जहां पर कवाई ने अपने पापा को कई बार मदद की थी। जनवरी 2008 में इसी कार वॉश में किसी कायर इंसान ने कवाई के पिता मार्क लेनर्ड को 10 बार गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद कवाई की जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई। मर्डर के बाद अगले ही दिन कवाई का बास्केटबॉल का इम्पोर्टेंट मैच था और उसने वो बास्केटबॉल मैच खेली। कवाई ने उस गेम में 17 पॉइंट्स का परफॉर्मेंस दिया और मैच के बाद इमोशनल कवाई अपने मॉम के पास भाग के रो दे दिया। इस मैच को देखने हॉलीवुड सुपरस्टार डेंजल वॉशिंगटन भी मौजूद था क्योंकि उसके बेटे की भी उसी दिन उसी बास्केटबॉल कोर्ट पर मैच थी। सुनो उसने इस बारे में क्या कहा। I remember it because that night they said there's a young man who's playing tonight. His father had been killed. So we had a moment of silence for him. And the kid's name was Kawhi Leonard. Oh my God. And I figured, oh wow, this kid's inspired by, losing his dad and what a game. And no one knew, oh no, he'll be able to do that for the next 20 years. अपने पापा के मौत के पहले कवाई बहुत ही आउटगोइंग और एक एक्सट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, बट इस ट्रेजेडी के बाद उसकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गई। अब कवाई ज्यादा हंसता नहीं था, उसके जिंदगी में बस एक ही प्यार था और वो था बास्केटबॉल। कवाई ने अपने जिंदगी के इस टफ सिचुएशन का सामना सिर्फ बास्केटबॉल के जरिए किया। पहले बास्केटबॉल से कुछ हद तक प्यार करने वाला कवाई अभी बास्केटबॉल को दिलो जान से खेलने लग गया था और हाई स्कूल के सीनियर ईयर में उसने कैलिफोर्निया सर्किट में आग लगा दी। सीनियर ईयर में उसने मार्टिन ल्यूथर किंग हाई स्कूल को 30 विन्स और 3 लॉसेस जैसा विन लॉस रिकॉर्ड दिलाया और उसके इन जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की वजह से वो कैलिफोर्निया का मिस्टर बास्केटबॉल बना था। इन परफॉर्मेंसेस के बाद भी उसे कोई बड़े बास्केटबॉल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ने स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की थी। उसने सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी की एज़टेक्स बास्केटबॉल टीम से खेलना शुरू कर दिया। सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी की एज़टेक्स बास्केटबॉल टीम कोई फेमस कॉलेज बास्केटबॉल टीम नहीं थी, बट फिर कवाई की वजह से एज़टेक्स ने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। फर्स्ट ईयर में कवाई ने एसडीएसयू एज़टेक्स से खेलते हुए 13 पॉइंट्स और 10 रिबाउंड्स एवरेज किए थे। एसडीएसयू के साथ पहला साल गुजारने के बाद भी उसे कोई एनबीए टीम चांस देगी ऐसा लग नहीं रहा था, वो मोस्टली अनड्राफ्टेड हो जाता। इसलिए कवाई ने और एक साल सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी से खेला। दूसरे साल कवाई का गेम और भी डेवलप हो गया था और उसने इस सीजन 16 पॉइंट्स और 10 रिबाउंड्स एवरेज किए। सेकेंड ईयर में उसकी एज़टेक्स की टीम एनसीएए के मार्च मैडनेस में स्वीट 16 तक यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गए थे, जहां पर वो इवेंचुअल चैंपियंस कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से हारे थे। अब एनबीए के टीम्स की नजरें कवाई पर लगी थी। आगे चल के सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी ने कवाई की जर्सी भी रिटायर की। वो एसडीएसयू के इतिहास का इकलौता ऐसा बास्केटबॉल प्लेयर है जिसकी जर्सी रिटायर की गई है। एसडीएसयू में 2 साल खेलने के बाद कवाई ने 2011 के एनबीए ड्राफ्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया। जब कवाई 2011 के एनबीए ड्राफ्ट कंबाइन में आया तभी सबको पता चल गया था कि कवाई एक फिजिकल फिनॉम है।
उसकी हाइट 6 फीट 7 इंचेस थी और उसका विंग स्पैन 7.3 इंचेस का था। बट फिर भी कुछ टीम्स कवाई को ड्राफ्ट करना नहीं चाहती थी क्योंकि कवाई का ऑफेंसिव गेम बहुत ही इनकंसिस्टेंट था, तो उसे टॉप 10 में लेना तो दूर की बात। सो टीम्स ने उसे अर्ली इन द ड्राफ्ट सिलेक्ट नहीं किया। बट यहीं पर सैन एंटोनियो स्पर्स के कोच ग्रेग पोपोविच ने कवाई के गेम को देखा और जाना कि ये प्लेयर एक डायमंड इन रफ किस्म का खिलाड़ी है, इसे अगर सही तरीके से तराशा जाए तो ये एक हीरा बन सकता है। कोच पोपोविच को कुछ भी करके कवाई को लेना था, बट स्पर्स के पास ड्राफ्ट पिक नहीं थी। कवाई को 2011 के एनबीए ड्राफ्ट में पहले 14 टीम्स ने नहीं लिया था, बट नंबर 15 पिक से इंडियाना पेसर्स ने कवाई को सिलेक्ट किया। बट उसी ड्राफ्ट नाइट पर स्पर्स कोच ग्रेग पोपोविच ने कवाई के लिए ट्रेड किया। स्पर्स ने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट गार्ड प्लेयर जॉर्ज हिल को इंडियाना पेसर्स भेजा, जिसके बदले में उन्हें कवाई मिला, और ये ट्रेड एक पिछले डेकेड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेड मानी जाती है। 2000s के दशक में स्पर्स ने 2003, 2005 और 2007 में 3 टाइटल जीते थे क्योंकि उनके पास लेजेंडरी टिम डंकन, मैन्यू जिनोब्ली और टोनी पार्कर की त्रिमूर्ति थी, और उसमें उनके पास कोच पोपोविच जैसे मंझा हुआ कोच था। बट 2007 से लेकर 2011 तक स्पर्स बार बार प्लेऑफ्स में हार रहे थे और ये त्रिमूर्ति अभी थोड़ी बुढ़ी होने लगी थी। उन्हें एक नए जोश की जरूरत थी, और यही देखकर शातिर कोच ग्रेग पोपोविच ने कवाई लेनर्ड को अपने टीम में लाया, और कवाई के आते ही स्पर्स वापस डेंजरस टीम बन गई। कवाई ने अपने पहले सीजन में सिर्फ 8 पॉइंट्स और 5 रिबाउंड्स एवरेज किए थे, बट उसके आने से टीम में एक अलग सी एक्साइटमेंट आ गई थी और उनका डिफेंस अचानक से वापस एलिट लेवल पर पहुंच गया था। कवाई के पहले सीजन में ही स्पर्स प्लेऑफ्स में वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल तक पहुंचे थे, बट वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में उन्होंने 2-0 लीड लेने के बावजूद वो ओक्लाहोमा सिटी थंडर के यंग टीम से हारे थे। इस थंडर टीम में तभी यंग केविन ड्यूरैंट, रसेल वेस्टब्रुक और जेम्स हार्डन की तगड़ी त्रिमूर्ति थी। 2012-13 के सेकेंड ईयर में कवाई का गेम और भी अच्छा हो गया। वो हर दिन एक्सपीरियंस स्पर्स प्लेयर्स से कुछ ना कुछ सीख रहा था। टिम डंकन से उसने रिबाउंडिंग और डिफेंस सीखा, टोनी पार्कर उसे अपने खूंखार जंप शॉट सिखा रहा था, तो मैन्यू जिनोब्ली से उसने अपनी बॉल हैंडलिंग को और ड्राइव टुवर्ड्स बास्केट को जबरदस्त किया। और बास्केटबॉल आईक्यू बढ़ाने में कोच पोपोविच तो मदद कर ही रहे थे। इस सीजन कवाई ने 12 पॉइंट्स और 6 रिबाउंड्स एवरेज किए और उसका डिफेंस और भी मजबूत हो गया था। 2012 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में हारने के बाद 2013 में स्पर्स के कुछ अलग इरादे थे। उन्होंने प्लेऑफ्स में अपना जलवा शुरू किया और स्पर्स ने 2013 में फाइनल्स में अपनी जगह बनाई थी। 2013 के एनबीए फाइनल्स एनबीए हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। इसमें कवाई और उसके स्पर्स के सामने लेब्रॉन जेम्स और उसकी मायामी हीट की टीम थी। एनबीए में सिर्फ दूसरा साल खेलने वाले कवाई ने इस फाइनल्स में लेब्रॉन के नाक में दम करके रखा था। फाइनल सीरीज 2-2 थी और कवाई गेम 5 में सब्स्टिट्यूट होके मैच में आया था, तो उसे देख के लेब्रॉन अपसेट हो गया था। उसका रिएक्शन था, ओ शिट, कवाई आ रहा है। ये क्लिप उस समय बहुत वायरल हुई थी। कवाई ने इस फाइनल्स में अच्छा गेम दिखाया था और स्पर्स ने इस सीरीज में 3-2 का लीड भी लिया था, बट फिर हुआ आइकॉनिक गेम 6। सिर्फ कुछ 20 सेकंड्स रहते स्पर्स के पास 2 पॉइंट का लीड था और कवाई पर फाउल हुआ था। यहाँ पर ह्यूज प्रेशर सिचुएशन में कवाई ने एक फ्री थ्रो मिस किया और फिर रे एलन ने उसका आइकॉनिक 3 मार के गेम को ओवरटाइम में लेके गया था। ओवरटाइम में मायामी हीट जीत गई और फिर अगले गेम 7 में स्पर्स और हीट के बीच में तगड़ी मैच हुई थी, जिसमें लेब्रॉन ने आखिरी मिनट पर कवाई के ऊपर ही जंप शॉट मार के 2013 का टाइटल जीता था। अपना सिर्फ सेकेंड ईयर खेलने वाले कवाई के लिए 2013 के एनबीए फाइनल्स एक बास्केटबॉल का लेसन था, बट वो इस हार से निराश नहीं हुआ। उसने उस हार से बहुत सारी चीजें सीखी थी। कवाई लेनर्ड और उसकी स्पर्स 2013 के इस दर्दनाक एनबीए फाइनल्स के हार से उभर के आए हैं और उन्होंने 2013-14 के अगले सीजन में ऐसा बास्केटबॉल खेला कि देखने वाले बस देखते रह गए। कवाई अपने सिर्फ 3rd ईयर में था, बट फिर भी कवाई स्पर्स लेजेंड्स के साथ साथ एक अभी डेंजरस प्लेयर बन गया था और 2013-14 के सीजन की सैन एंटोनियो स्पर्स मतलब टोटल डोमिनेंस। कवाई ने अपने जंप शॉट और फ्री थ्रोस पर कड़ी मेहनत करके अभी अपना पूरा गेम एक अलग लेवल पर लेके आया था। उसने पहली बार ऑल एनबीए डिफेंसिव टीम में भी अपनी जगह बनाई थी। 2014 प्लेऑफ्स में स्पर्स ने हर एक टीम को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय करना शुरू किया था।
इस प्लेऑफ्स के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में स्पर्स का सामना वापस ड्यूरांट और वेस्टब्रुक के ओक्लाहोमा सिटी थंडर के साथ था और इस बार उन्होंने 2 साल पहले हुए हार का बदला लिया। स्पर्स ने थंडर को 6 गेम्स में 4-2 से हराया, बट इस सीरीज में कवाई एक ऑल स्टार डिफेंसिव मॉन्स्टर बन के उभर के आया था। इस सीरीज के गेम 6 के आखिरी मिनट में उसने रसेल वेस्टब्रुक पर एक आइकॉनिक स्टील मारा था। फिर 2014 के NBA फाइनल्स में स्पर्स के अगेंस्ट वापस लेब्रॉन और उसकी मायामी हीट थी, बट इस बार स्पर्स ने 2013 में हुए हार का बदला लिया। स्पर्स ने मायामी को इस सीरीज में बहुत बुरी तरीके से धोया। स्पर्स ने एक जगह से इतनी लाइट्स आउट शूटिंग की थी कि मायामी को कोई चांस ही नहीं था। कवाई ने इस फाइनल्स में लेब्रॉन जेम्स और ड्वेन वेड दोनों को बहुत अच्छा डिफेंस किया था और उसका ऑफेंस भी अभी बहुत मजबूत हुआ था। वो डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस पर भी स्पर्स का लीडर बन गया था। इस 2014 के फाइनल्स में पहली बार सभी ने कहा कि कवाई लेनर्ड अभी एक 2-वे मॉन्स्टर, एक 2-वे सुपरस्टार बन गया है, क्योंकि उसका ऑफेंस जितना तगड़ा था उतना ही उसका डिफेंस अलग लेवल पर था। कवाई के स्पर्स ने मायामी को 4-1 से इजीली हरा दिया था और 2014 का चैंपियनशिप जीता था और अपने NBA करियर में सिर्फ तीसरा साल खेलने वाले कवाई को NBA फाइनल्स का MVP मिल गया था। आज तक NBA हिस्ट्री में कवाई लेनर्ड सेकंड यंगेस्ट फाइनल्स MVP रहा है। सो गाइज, आज कवाई लेनर्ड स्टोरी के पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में कवाई की स्टोरी और भी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि क्यों कवाई टोरंटो रैप्टर्स से खेलने लगा, उसने वहां कैसे एक आइकॉनिक चैंपियनशिप जीती। ये सब कवाई के कहानी के सेकंड पार्ट में। सो बाय एंड टेक केयर।